नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भारतीय राजनीति के इतिहास पर अगर नज़र दौड़ाएं और विशेषकर बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, 1947 से लेकर के अब तक की अगर यात्रा देख लें, तो ऐसे बहुत सारे चेहरे आपको मिल जाएंगे जिनके अजब-गजब कारनामे हमें चौंकाते हैं, बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी और क्षेत्रीय स्तर पर भी, राज्यों के स्तर पर भी, जो कई बार विलुप्त से हुए और फिर सामने उभर करके आ गए। बहुत सारे ऐसे हुए जो फलक से गायब हो गए, दृश्य से ही ओझल हो गए और फिर कभी उबर नहीं पाए। मेरा ये निजी तौर पर अनुभव है। पिछले 4 दशक से मैं भी जो राजनीतिक घटनाक्रम है इस देश का, उसको बहुत नज़दीकी से देख रहा हूँ। बहुत सारे लोकसभा के चुनाव देखे हैं, कवर किए हैं, रिपोर्ट की हैं। विधानसभा के तो अनेक हैं, कोई सीमा नहीं है, कोई संख्या नहीं, याद नहीं कर सकते कि कितने विधानसभा चुनाव इस बीच देखे हैं अलग-अलग राज्यों में। बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, चले गए, प्रधानमंत्री आए, चले गए। इस देश की जनता बहुत कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन किसी की एरोगेंसी, किसी का अहंकार और जिसे कहते हैं कि खुलेआम अराजकता और बदजुबानी, ये चीज़ें आम तौर पर जनता बर्दाश्त नहीं करती है। एक और चीज़ है जिसको जनता बहुत हेय दृष्टि से देखती है और जब उसको मौका मिलता है, वो ऐसे नेताओं को सबक ज़रूर सिखा देती है। वो है अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ विश्वासघात करना, धोखा देना, अवसरवाद की राजनीति करना। और ज़रा आप पिछले 2 दशक का ही उठा कर के देख लीजिए, बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन-जिन राजनीतिक दलों ने या राजनीतिक दलों के नेताओं ने ऐसा व्यवहार किया है, वो पनप नहीं पाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो राजनीति से पूरी तरीके से खत्म हो गए या अप्रासंगिक हो गए, जो राजनीतिक परिदृश्य है, पटल है, उससे ओझल हो गए, पर कभी पनप नहीं पाए और आगे नहीं बढ़ पाए। अभी अगर हम हाल की बात करें, तो ये नीतीश कुमार ने कितनी बार निष्ठाएँ बदली हैं, कितनी बार पलटियाँ मारी हैं और किस कदर कुर्सी से चिपके रहने के लिए सिद्धांत तो ख़ैर कोई समझ में ही नहीं आए कि इनके हैं कि नहीं हैं, नीतियाँ हैं कि नहीं हैं, सब कुछ एक लगता है कि जैसे कुर्सी से चिपके रहना ही इनका सिद्धांत है और नीति है और विचारधारा भी यही है। पर ऐसे और भी कई लोग हुए हैं हाल में। पंजाब में अकालियों के बारे में आप यही चीज़ें लागू कर सकते हैं। एक अहंकार भी, एक भ्रष्टाचार भी, सहयोगियों को धोखा देना भी। महाराष्ट्र में देख लीजिएगा, जो कुछ उद्धव ठाकरे ने संजय राउत ने किया था अक्टूबर-नवंबर 2019 में, उसका कुछ प्रतिफल तो उनको मिल चुका है 2 ढाई साल के भीतर ही। अभी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव भी होंगे। उनमें आप देख लीजिएगा कि वहाँ की जनता उनके प्रति किस तरह का व्यवहार करने वाली है। इसी तरीके से बिहार में अगर आप देखें, तो नीतीश कुमार ने 1994 में लालू यादव का साथ छोड़ा था, समता पार्टी बनाई थी
और समता पार्टी में उस समय जॉर्ज फर्नांडीज जैसे लोग इनके साथ थे, मजबूती से खड़े हुए थे। कई लोग जो लालू को उस समय पसंद नहीं करते थे, वो अलग हो गए थे और समता पार्टी में आ गए थे। लेकिन जॉर्ज के साथ नीतीश कुमार ने क्या किया? फिर भारतीय जनता पार्टी, उस समय तो अटल अडवाणी का युग था, उन्होंने इनको मुख्यमंत्री बनने में मदद की। तब इनकी ही पार्टी के भीतर से नाराजगियां थी, ऐतराज थे, इसके बावजूद इनको बना दिया गया। बाद में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या किया? 2013 में जब नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया गया, तो ये भाग गए लालू यादव और कांग्रेस के साथ। लेकिन जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वहाँ गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के डब्बे में कार सेवकों की जिस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, और उसके बाद गुजरात में जो दंगा हुआ, तब ये रेल मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया। उस समय रामविलास पासवान ने कुछ समय बाद, यानी 2014 4 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ जरूर छोड़ा था इस मुद्दे को इशू बनाते हुए, पर नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा, पद ही नहीं छोड़ा, रेल मंत्री बने रहे थे। तो इनके समय के साथ अवसर परस्ती के तहत विचार बदलते रहते हैं, निष्ठाएं बदलती रहती हैं और पलटी मार जाते हैं। इस बार इन पर चीजें भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे तो कई बार ताज्जुब होता है कि ऐसे लोग जो निष्ठाएं बदलने में एक पल का समय नहीं लेते और मौका पड़ते ही एक को तलाक दे करके दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं, जिसको आमतौर पर जनता पसंद करती भी नहीं है, उनके भीतर ऐसा साहस कैसे आता है कि वो कल तक जिनके साथ मंचों पर विराजमान थे और जिनके गुणगान करते थे, फिर उन्हीं के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देते हैं और उनके खिलाफ एक मुहिम में शामिल हो जाते हैं कि साहब उनको तो 2024 में प्रधानमंत्री बनने ही नहीं देना है। जनता ये बहुत अच्छे तरीके से अब समझने लगी है, जागरूक भी हो गई है। उसको जिम्मेदारी का एहसास भी है कि जब कोई पूर्ण बहुमत वाली सरकार देश में होती है, तो वो किस तरीके से देश को आगे ले जाकर के खड़ा करती है। और बहुत सारी जो ऐसी विपदाएं आती हैं, जैसे कोविड-19 आया या दूसरी चुनौतियां जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी तरफ से पेश की गई, तो किस तरीके से देश सशक्त होकर के, मजबूत होकर के उन समस्याओं का मुकाबला भी करता है और बाहर निकल कर के भी आता है। 2014 में 282 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को, 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को ही, यानी 5 साल के उनके शासनकाल के बाद फिर से और ज़्यादा ताकत दे करके लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। और अभी जितने सर्वे आ रहे हैं, उन पर अगर हम दृष्टिपात करें, तो यही बताया जा रहा है कि 2024 में भी कहीं कोई चुनौती ही नहीं है। अब जो इनके प्रिय रहे हैं, जो इनके करीबी रहे हैं और जो इनकी इन उलटबाजियों से और पलटी मार की जो नीति है, इससे असहमत हैं, वो इनसे कुछ तीखे सवाल पूछ रहे हैं। अब ये दिल्ली आए, अलग-अलग पार्टियों के 11 नेताओं से इनकी मुलाकातें हुई। उनमें राहुल गांधी से लेकर के लालू प्रसाद यादव तक, अरविंद केजरीवाल से लेकर के शरद पवार, शरद यादव और तमाम वो चेहरे, वामपंथी दलों के सीताराम येचुरी, ओम प्रकाश चौटाला, जितने इनको मिले सबसे ये मुलाकात करके वापस पटना लौटे। तो लोगों ने पूछ लिया, प्रशांत किशोर से पूछ लिया कि भाई आप क्या कहेंगे इन दौरों के बारे में? प्रशांत किशोर ने कहा कि आप किसी के साथ बैठ कर के चाय पी लेते हैं, लंच कर लेते हैं, या दिल्ली में जाकर के आप
10-12 लोगों से मुलाकात कर लेते हैं, नेताओं से मुलाकात कर लेते हैं, तो इससे आपका प्रोफाइल थोड़ा बढ़ जाएगा कि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं। या बिहार की राजनीति में या किसी दूसरे राज्य की राजनीति में जो ज़मीनी हकीकत है उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन थोड़ा होने वाला है। तो इससे नीतीश बाबू सुलग गए और पीके के बारे में बहुत कुछ उन्होंने कह दिया ऑन कैमरा। इसी तरीके से आईएएस से इनके पीएस बने और फिर इनकी पार्टी में शामिल हुए आरसीपी सिंह, जो बाद में जनता दल के अध्यक्ष भी बने, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। उनके बारे में जब सवाल किया गया, क्योंकि वो पिछले दिनों से, जब से उनको मोदी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा, कैबिनेट स्तर के मंत्री थे जनता दल यू कोटे से, जब उनकी राज्यसभा इन्होंने रिवाइव नहीं की और उनको इस्तीफा देना पड़ा, तो उन्होंने कुछ तीखी बातें कही हाल में नीतीश बाबू के बारे में। नीतीश की तरफ से दूसरे लोगों ने मोर्चा संभाला। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, जो उनके बाद अध्यक्ष बने थे, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा मोदी सरकार के बारे में भी और इनके बारे में भी। पर ये पहला मौका है जब आरसीपी सिंह ने सीधे अटैक किए हैं नीतीश कुमार पर, और पीके ने भी, प्रशांत किशोर ने भी जम करके हमले बोले हैं। ऐसे ऐसे इनके कच्चे चिट्ठे खोल दिए हैं कि ये याद रखेंगे। ये अपने आप को 2024 का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान करके ही ये सारी भागदौड़ कर रहे हैं। और वस्तु स्थिति क्या है, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के लड़े थे, तो 42 में से केवल 2 सीटें इनको मिली थी लोकसभा की। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़े तो नरेंद्र मोदी का चेहरा था, इनको 16 सीटें मिल गई। और सपने देख रहे हैं बड़े बड़े, जबकि बिहार में ही इनका बंडल गोल हुआ पड़ा है। तो जरा सुनते हैं इन्होंने आरसीपी सिंह के बारे में एक्चुअल में दिल्ली में जब मीडिया के लोगों ने इनसे पूछा, तो इन्होंने किन शब्दों में और कितने तीखे अंदाज में, और मैं कहूँगा कि हिकारत सी की दृष्टि से आरसीपी सिंह के बारे में टिप्पणियां की। ये भूल गए कि आरसीपी सिंह इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। उनमें कोई काबिलियत होगी तब इन्होंने उनको पहले पीएस बनाया अपना, फिर अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, उनको राज्यसभा में भी भेजा, और बाद में जब वो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने तो ये किलस गए, क्योंकि किसी का कद बढ़ते हुए ये कभी बर्दाश्त कर ही नहीं पाए। तो आरसीपी सिंह ने जो सवाल खड़े किए थे इनके बारे में, उन पर जब दिल्ली के मीडिया ने पूछ लिया, तो देखिए नीतीश कुमार किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कौन चीज? अरे क्या बात करते हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं है, उसको बताया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में, आप ये भी जान रहे हैं। आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहां से कहां बनाया, छोड़िए ना। और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष, और पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था, और जब अंत में हमको लोगों ने कहा तो हमने कर दिया। वो क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है? आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि वो कहां से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। तो उसको ये ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं, आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, वो कौन। गलत बात है ना, तो कोई बोलता है तो बोलने न दीजिए उसको। अरे वो तो आप सुन लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था
और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था। अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसका क्या वैल्यू है, इसे छोड़िए। अभी सब बात जानिए, उसके बारे में चर्चा मत करिए। उसके बारे में कोई भी चीज उसको बोलना, कि सबको मालूम है ना, मालूम है। प्लीज लिसन टू लाया कौन, 1 सेकंड सरकार से प्लीज। हम लोगों का देखिए, आप देख रहे हैं आरसीपी सिंह के बारे में किस किस तरह की टिप्पणियां ये कर गए, हैसियत क्या है उनकी। यानी जिनको इन्होंने अपनी पार्टी का अपनी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, उन पर किस किस तरह के ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही घुस गए। तो आप कहाँ घुसे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के? कितना अंदर घुसे हुए थे आप खुद भारतीय जनता पार्टी के, और क्यों घुसे थे? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बने, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सभाएं करें, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी के साथ सामने 45 डिग्री कोण पर झुक जाएं हाथ जोड़ करके, कोई दिक्कत नहीं है। पर आरसीपी सिंह अगर केंद्र में मंत्री बन गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए इनकी पार्टी के, तो इनको आग लग गई। जिस तरीके से इन्होंने टिप्पणी की आरसीपी सिंह पर, उस पर आरसीपी सिंह कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी लगे हाथ इनको खरी खरी सुना दी। बनने में क्या दिक्कत है, लेकिन जरा आप समझिए किसको धोखा दे रहे हैं, किन कार्यकर्ताओं को ठग रहे हैं। 165 है अभी इनका यहाँ पर संख्या बिहार में, जो इनके जो जहाँ पर हैं ये, आप जरा समझिए 165 के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा जी, गिन लीजिए। इनके हिस्से जेडीयू में कब आएगा, 10 या 11, कितना जीतेंगे तो पता चलेगा चुनाव के बाद। और प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आप कह रहे हैं विपक्षी एकता के चेहरा है। कौन बात के लिए चेहरा है? क्या किया है किसी प्रदेश के लिए, बताएं जरा। आंध्र प्रदेश के लिए क्या किया है, तमिलनाडु के लिए क्या किया है, पंजाब के लिए क्या किया है, हरियाणा के लिए क्या किया है, दिल्ली के लिए क्या किया है, कि वहां के नेता आपको कहेंगे कि श्रीमान जी हमारी तरफ से जरा काम करिए। ये सब देखिए बता रहे हैं क्या है, समय काटना। मुख्यमंत्री जी दिन भर समय काटते रहते हैं। उनसे पूछेंगे कि 94 में कहा अलग हुए थे जी, फिर जाकर के 2017 में कहा अलग हुए थे। उनके साथ में बोल रहा हूं, उनके साथ 2 बार बताएं जरा। और अभी गए थे जहां मिले हैं कल, वो उनके पूरे पार्टी को क्या किया था, और जो साथ में गए हैं उनके पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो भी श्रीमान जी कहाँ हैं? अरे कुछ है ही नहीं जी सामने। मैंने बताया ना आपको क्या है इनके पास। बड़े तब से कहते हैं कि 7 पार्टियों का समर्थन है, 7 पार्टियों का समर्थन है। श्रीमान जब टिकटवा बांटिएगा ना पता चलेगा उसको, समझे कि नहीं? कितना जीत पाएंगे? अब वो तो जनता बिहार की जानती है, और जनता बिहार की इस बात को देख लिए, किसी बात का भरोसा नहीं। हाँ, एक चीज के लिए जरूर आपको मेडल देगी, इधर से उधर और उधर से उधर और इधर से उधर। आरसीपी सिंह खरी खरी सुनाते हुए नीतीश कुमार को, ऐसा उनकी पार्टी के ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों, ऐसी बातें तो नीतीश ने आज तक किसी के मुंह से सुनी नहीं होंगी। लेकिन अगर आप किसी के बारे में लूज टॉक करेंगे, खुद कैमरों पर करेंगे, किसी पर इस तरीके से बरसने की कोशिश करेंगे, तो वो ब्याज समेत चुकाएगा जरूर। पीके प्रशांत किशोर इनके साथ जुड़े थे। 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने लालू, कांग्रेस और नीतीश के लिए बिहार में रणनीति बनाई थी। विधानसभा चुनाव में इनको कामयाबी भी मिली, तीनों दलों को मिलकर के 170 से ज्यादा सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी 53 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बावजूद के 1 साल पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को विपुल समर्थन मिला था। पर विधानसभा चुनाव में मोदी का जादू नहीं चला था बिहार में। उसका श्रेय बहुत हद तक पीके को भी दिया जाता था।
और बाद में ये इतने प्यारे हुए पीके इनके लिए कि 2018 में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया अपनी पार्टी में शामिल करने के बाद। पर बाद में अप्रिय भी हो गए, क्योंकि किसी को भी बहुत लंबे समय तक ये बर्दाश्त तो करते नहीं है। तो 2021 में पीके के रास्ते अलग हो गए और पवन वर्मा जो एक और एक्स विदेश सेवा के सदस्य रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, वो भी अलग हो गए। वो तो टीएमसी में शामिल हो गए, लेकिन पीके अलग अपना यात्राएं कर रहे हैं बिहार में। पीके के बारे में भी जब इनसे सवाल किया गया, क्योंकि पीके ने कुछ टिप्पणियां कर दी थी इनके दिल्ली दौरे को लेकर के कि केवल दिल्ली दौरा करके 10-5 लोगों से मिल करके आप राष्ट्रीय स्तर के नेता बन जाएंगे या प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इस पर जरा देखिए नीतीश कुमार ने क्या टिप्पणी की, और उसके बाद जो इन्होंने टिप्पणी की थी कि ये बिहार के बारे में क्या जानते हैं, एबीसी जानते हैं क्या, फिर पीके ने इनको क्या जवाब दिया, जरा वो भी सुनिए। तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। मैं कल नीतीश जी के बयान में देख रहा था, उन्होंने कहा कि इन लोगों को पता नहीं है एबीसी का ज्ञान नहीं है, बिहार में कितना काम हुआ है। ठीक है भाई, हमें तो एबीसी का ज्ञान नहीं है, आपको तो ए से लेकर जेड तक का ज्ञान है। आप ही बता दीजिए कि क्या क्या काम हुआ है। बताने से चिंता क्यों करते हैं, बता दीजिए। हमको नहीं बताइए, नीति आयोग को बता दीजिए, जो आंकड़े बना रहे हैं लोग उनको बता दीजिए, बिहार के बेरोजगार युवकों को बता दीजिए कि भाई क्या क्या काम हुआ है, बिहार की महिलाओं को बता दीजिए, जो 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, 13 करोड़ से ज्यादा लोग, उसमें 8 करोड़ लोग दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं। 17 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि किसी को एबीसी का ज्ञान नहीं है। ठीक है भाई, हमें तो नहीं ज्ञान है, तो आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि वो 100 रुपया इनकम उनका क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप अपने ज्ञान से युवाओं को बता दीजिए कि उनको नौकरी कब मिलेगी, उनको रोजगार कब मिलेगा। आप अपने ज्ञान से लोगों को बता दीजिए कि उनकी स्थिति कब सुधरेगी, बिहार के शहरों की, गांवों की, गलियों की, सड़कों की स्थिति कब सुधरेगी, आप बता दीजिए। किसी को ये कह देना कि इनको एबीसी का ज्ञान नहीं है, ठीक है भाई, ज्ञान नहीं है। बिहार में एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार के शब्द में सिर्फ नीतीश कुमार ही है, दूसरे आदमी सब अनपढ़ हैं, हम लोग सब बेवकूफ हैं, हम लोग को कुछ नहीं आता है। एकमात्र पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति नीतीश कुमार हैं, उन्हीं को सब पता है, किसी को कुछ दूसरा नहीं पता है। आप मुझे बता दीजिए कि महागठबंधन जिसको आप कह रहे हैं सरकार बनी, उन्होंने क्या एजेंडा घोषित किया है जो कि पीछे की सरकार से अलग है। एक बात जरूर नीतीश कुमार जी ने कही है कि वो आने वाले 1 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे और 10 लाख रोजगार दे देंगे। यही एक घोषणा मैं देख रहा हूं कि पिछले सरकार से अलग हुआ है, तो उस पर मैंने टिप्पणी की है। पहले तो ये आप आश्चर्य की बात है कि 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको याद आया कि 10 लाख सरकारी नौकरी दी जा सकती है। अगर आप इसको दे सकते हैं या दे सकते थे तो अभी तक रुके हुए क्यों थे, पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों की अभियान चलाने की क्या जरूरत है, 10 लाख नौकरी दे दीजिए, अभियान को वापस ले लेंगे। अभियान ही वापस नहीं लेंगे, उनके पीछे खड़े होकर उनको अपना नेता मान के, जैसे 15 में उनका काम कर रहे थे वैसे फिर से उनका काम करने लगेंगे। पीके खरी खरी सुनाते हुए नीतीश कुमार को। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।